हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप के एनर्जी सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोर ओवर वीडियो के एंड में एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी सोर्सेस को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो होता है जिसका अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा और जो सर्किट के दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा। वेयर एज डिपेंडेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो सर्किट के डिफरेंट पैरामीटर्स पर उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। फर्दर इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। मोर ओवर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो तरह का होता है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। आइडियल में इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में फ्यू ओम का सीरीज में रेसिस्टर कनेक्टेड रहता है। इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इस वजह से आईएल की वैल्यू बढ़ने के बावजूद वीएस है वो कांस्टेंट रहता है। जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस होने की वजह से जैसे जैसे मेरा आईएल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वीएस की वैल्यू ड्रॉप होने लगेगी। ठीक है। उसी तरह से हम लोग करंट सोर्स को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स और एक को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से वीएल के बढ़ने के बावजूद आईएल जो है वो आईएस के इक्वल होकर कांस्टेंट रहता है। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हाई इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वीएल का वैल्यू बढ़ेगा तो आईएस का वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगेगा। हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडिपेंडेंट सोर्स। नाउ डिपेंडेंट सोर्स, जिसको हम लोग डायमंड शेप से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल डायमंड शेप का होता है। ये टोटल 4 तरह का होता है। अगर डायमंड शेप के अंदर आपको प्लस और माइनस नजर आएगा तो वो वोल्टेज सोर्स होगा, और अगर डायमंड शेप के अंदर एरो मार्क बना हुआ होगा तो वो करंट सोर्स होगा। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और अगर वो करंट से कंट्रोल हो रहा है और उसमें प्लस माइनस बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है और यहां पर एरो बना हुआ है तो हम इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। जबकि अगर यहां पर एरो बना रहेगा डायमंड के अंदर और यहां पर के आई यानी कि करंट से कंट्रोल हो रहा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी सोर्सेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस न्यूमेरिकल को देख के आप समझ सकते हैं कि यहां पर हमको I1 कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि करंट थ्रू 3 ओम क्या होगा, और यहां पर एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जबकि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। और ये जो डिपेंडेंट सोर्स है उसमें एरो का मार्क देख के पता चल जाएगा कि ये करंट सोर्स है, और इसको यहां पर लिखा हुआ 4I1 यानी कि ये वाली करंट इसको कंट्रोल कर रही है, तो ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि देखा जा सकता है सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो सारा का सारा पैरेलल सर्किट है ये। तो हम लोग इसमें आसानी से नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। तो हम लोग मान ले रहे हैं क्योंकि सब एक ही नोड है तो उस नोड के वोल्टेज को हम लोग V एज्यूम कर लेते हैं। और जिस तरह से हम लोग नोडल एनालिसिस में करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से एक करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी, एक करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी, एक करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी और करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी, क्योंकि V जो है मेरा ये अजम्पशन होता है कि V सबसे हायर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो अज्यूम डायरेक्शन है वो इस तरफ है और क्वेश्चन में जो गिवन डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है। तो यहाँ हम लोग -2 लेंगे। यहाँ पर हम लोग V/3 ले सकते हैं क्योंकि कोई दूसरा वोल्टेज तो है नहीं। V - 0/3 करेंगे तो V/3 ही आएगा। और ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये एक्चुअली में तो करंट सोर्स ही है ना, इसका डायरेक्शन अपोजिट दिया हुआ, तो यहाँ पे -4I1 कर देंगे और लास्ट वाला जो करंट होगा वो V/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस सिंपल सा नोडल एनालिसिस हम लोग लगाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, V भी है और I1 भी है। तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो फिर से इस सर्किट को हम लोग और से देखेंगे कि हम लोग I1 का वैल्यू V/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि I1 जो है वो करंट थ्रू 3 ओम है, तो I1 का वैल्यू V/3 लिख लिए हम। अब इस चीज को हम लोग
इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेंगे। तो जहां पर I1 था उसके जगह में हम लोग V/3 पुट कर दिए और कुछ भी नहीं किए। उसके बाद सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है कि V को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ -4/3 बचेगा और इसके पास 1/2 बचेगा और ये कांस्टेंट टर्म माइनस में था, -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.5 V आ जाएगा इज इक्वल टू 2। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो V का वैल्यू आ जाएगा -4 वोल्ट। यानी हम लोग V का वोल्टेज, V जो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे, एक्चुअली में V यहाँ पर पॉजिटिव है। हम लोगों से करंट I1 का वैल्यू पूछा जा रहा है तो करंट I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली V/3 हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग लिखे थे। तो I1 का वैल्यू V/3 लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -4/3 -1.33 एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन में जो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्चुअली में करंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्लो कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। करंट की वैल्यू हो जाएगी -1.33 एम्पियर। सो होप आप लोगों को ये डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।